नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों को राजनीति विज्ञान भाग 1 का चैप्टर 5 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। इस अध्याय में हम आपको दक्षिण एशिया के देशों के बीच जो मौजूद संघर्ष है उसके बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि दक्षिण एशिया के क्या परिचय हैं। इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया के देशों के बीच मौजूद संघर्षों को समझने की कोशिश करेंगे। एशिया के देशों की घरेलू राजनीति से इन झगड़ों या सहयोग में क्या वजह है या इनके क्या इसके मूल में क्या है, इस वजह से अध्याय में पहले दक्षिण एशिया का परिचय दिया जाएगा। ठीक है, इस अध्याय में चर्चा की जाएगी। दक्षिण एशिया में थोड़ा बहुत बताया, आइए इसके विस्तार में जानते हैं। सबसे पहले भारत दक्षिण एशिया का प्रमुख देश है। इसके पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा मालदीव इस क्षेत्र के अन्य देश हैं। अफगानिस्तान और म्यांमार को भी इस क्षेत्र का देश मान लिया जाता है, मगर चीन को दक्षिण एशिया का देश नहीं माना जाता है क्योंकि इसका विस्तार बहुत दूर तक है। ठीक है, वो मध्य एशिया में आता है। उत्तर के विशाल हिमालय पर्वत श्रीलंका, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी दक्षिण एशिया को भौगोलिक विशिष्टता प्रदान करते हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं राजनीतिक प्रणाली की कि राजनीतिक प्रणाली कैसी है। भारत और श्रीलंका में आज़ादी के बाद से लोकतंत्र स्थापित है और सफल भी रहा है। श्रीलंका में लोकतंत्र सबसे सफल माना जाता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी लोकतंत्र और कभी सैन्य शासन रहा है। नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था और बाद में लोकतंत्र की बहाली हुई है। भूटान में भी अभी भी राजतंत्र स्थापित है। वहाँ मालदीव में 1968 तक सल्तनत हुआ करता था, अब यहाँ पर भी लोकतंत्र स्थापित हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम पाकिस्तान के शासन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है जो दूसरे देश पड़ोसी देश पाकिस्तान शासन की बात हम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के राजनीतिक व्यवस्था में सेना बहुत प्रभावशाली है। यही कारण है कि यहाँ बार बार सैन्य शासन लोकतंत्र को कुचलता रहा है और ऐसे ही बांग्लादेश में भी हुआ है। सर्वप्रथम देश की बागडोर जनरल अयूब खान ने ली, फिर जनरल याहिया खान, तत्पश्चात जनरल जिया उल हक और 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को हटाकर सैनिक शासन की स्थापना की। तो ये जो चार नाम है बच्चों, ठीक है, अयूब खान, जनरल याहिया खान, जिया उल हक, ठीक है, बाद में 1999 परवेज मुशर्रफ, ये सब जो है पाकिस्तानी सेना के सेनाध्यक्ष थे और इन्होंने निर्वाचित सेना को सरकार को हटाकर किसी न किसी कारण से सैनिक शासन की स्थापना की, मतलब स्वयं शासन की बागडोर इसने संभाल ली थी। कुछ समय के लिए अवश्य जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो तथा नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतंत्र सरकार कार्यरत रही और आज फिर यानी पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें 2000 अब जो वर्तमान में है 2-3-4 सालों से पाकिस्तान में फिर से लोकतंत्र की सरकार है। ठीक है, पीडीपी की सरकार है और जानते हो जैसे कि वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। ठीक है, तो उस पार्टी की सरकार है। ठीक है, तो अब देख ही रहे हो कि प्रधानमंत्री वही हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेपाल के शासन की। ठीक है, नेपाल की शासन व्यवस्था कैसी थी या कैसी है, और इस समय नेपाल से कुछ तनाव भी चल रहे हैं। ठीक है, कई सालों तक नेपाल में हिंदू राज्य था, फिर आधुनिक काल में कई सालों तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा। कई सालों तक, ये सैलून गलत छप गया है बच्चों, सालों तक। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र के दौर में नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और आम जनता ज़्यादा खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज़ उठाते रहे, लेकिन राजा ने सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण कर लिया और नेपाल में लोकतंत्र की राह अवरुद्ध कर दी। ठीक है, और नेपाल में राजा शासन लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच लंबे त्रिकोणीय संघर्ष का परिणाम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे राजा ने
यही हमने कहा था पहले कि राजा ने सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण कर लिया था। ठीक है, तो यही हमने कहा कि त्रिकोणीय संघर्ष का ये परिणाम भी रहा है। और नेपाल के द्वारा वर्तमान में अपनाए गए संविधान के तहत जो खड़ग प्रसाद शर्मा ओली अक्टूबर 2015 से नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो वहाँ पर संविधान जो है कई बार बनाया जा चुका और कई बार उसका पुनर्निर्माण हुआ। तो इसलिए ये कहना नेपाल में बहुत लंबे समय तक संवैधानिक राजतंत्र सफल रहेगा, ये कहना मुश्किल है, ये सत्यतः सही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे 3 बार संविधान बदल चुका है। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका के शासन की। श्रीलंका को 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई और श्रीलंका एक सफल लोकतंत्र और सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में अपनी अच्छी स्थिति के बावजूद सिंगली और तमिल समुदायों के जातीय संघर्ष का शिकार भी रहा है। बच्चों, श्रीलंका में 85% मतलब कि 85% जो है सिंगली समुदाय को, तो जो अपने आप को बहुसंख्यक मानते हैं और एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही कम ही प्रतिशत जो तमिल समुदाय के रहते थे। तो श्रम के लिए अंग्रेज इनको ले गए थे, तो उनको मजदूर माना जाता था। ठीक है, मजदूरों के कार्य के लिए अंग्रेज वहाँ ले गए थे, तो इसलिए अक्सर इनके बीच संघर्ष होता रहता है, सिंगली और तमिल के बीच। और कई बार ऐसा बहुत ज़्यादा लंबा संघर्ष भी रहा, मुख्य रूप से तमिलों द्वारा अलग राष्ट्रों की मांग की, संसाधनों की मांग के लिए होता रहता, और सिंगली समुदाय द्वारा लगातार इस मांग का विरोध करता रहा। तो यही कारण है इनके बीच काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा है और चलता रहता है। ठीक है, यही संघर्ष मुख्य रूप से तमिलों द्वारा श्रीलंका में अलग राष्ट्र की मांग एवं संसाधनों के अधिकार के लिए था, और वह सिंगली समुदाय द्वारा लगातार उनकी इस मांग का विरोध किया जाता रहा। और मई 2009 में श्रीलंका फिर है, इसके अलावा अन्य पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध जो थे, दक्षिण एशिया के 2 बड़े देश भारत और पाकिस्तान आपसी संबंध शुरू में तनावपूर्ण रहे हैं। इनके बीच 1947-48, 1965 जम्मू कश्मीर को लेकर 1947-48, 1965 में और 1971 तथा 1999 सैन्य संघर्ष भी हो चुके हैं। ज़्यादातर मामले जम्मू कश्मीर को ही लेके थे। ठीक है, दक्षिण एशिया देश में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिनकी सीमाएं अन्य सभी देशों से लगती हैं। इसके कारण भारत के इन देशों के साथ कुछ मुद्दों पर मतभेद है और बहुत से क्षेत्रों में सहयोग भी है। ठीक है, विभिन्नताओं के बावजूद भारत और बांग्लादेश कई मामलों पर सहयोग करते हैं। पिछले 10 वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध ज़्यादा बेहतर हुए। अब बांग्लादेश भारत के पूरब चलो की नीति का हिस्सा भी है। ठीक है, पूरब चलो की नीति का मतलब है बच्चों, जो हमारे जो आसियान के देश हैं उनकी तरफ हमने मित्रता का हाथ बढ़ाया और अपने संबंध अच्छे करने शुरू किए। तो इससे सबसे अच्छा उदाहरण वियतनाम के साथ भारत के सबसे अच्छे और मजबूत संबंध। अब बात कर लेते हैं शांति और सहयोग के बारे में। ठीक है, अनेक संघर्ष के बावजूद दक्षिण एशिया के देश आपस में दोस्ताना रिश्ते तथा सहयोग के महत्व को पहचानते हैं। दक्षिण एशिया के सभी देश अपनी सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार पर सहमत हो जाएं, तो इस क्षेत्र में शांति और सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। भारत पाकिस्तान के संबंध कभी खत्म न होने वाले झगड़ों और हिंसा की कहानी जान पड़ती है। फिर भी तनाव को कम करने और शांति बहाल करने के लिए इन देशों के बीच लगातार प्रयास हो रहे हैं। दोनों देशों के युद्ध जोखिम भरे होते हैं। कम करने के लिए, इस जोखिम को कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय करने पर भी सहमत हो गए। लेकिन बच्चों, मैं आपको बता दूं, सच में ऐसा है कि पिछले 2 सालों से पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान भारत से सीधे युद्ध की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि कई बार वो युद्ध हार चुका है। तो यही कारण है, पाकिस्तान आतंकवादियों को युद्ध करने के लिए भेजता है या गतिविधियाँ ऐसी करता है कि जिससे भारत में इतने लोग मारे। तो आतंकवाद को इसने ज़्यादा बढ़ावा दिया। ठीक है, इसी कारण जो है भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधर नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि एक तरफ तो उसने अराजकता फैलाई हुई है आतंकवाद को लेकर, दूसरी बात कश्मीर पर अपना हक जताता फिरता रहता है। तो इसी कारण जो है ये तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच बना हुआ है।
और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है चीन में, जो चीन है, जो पाकिस्तान का सहयोग करता रहता है इन गतिविधियों में। इसका अच्छा उदाहरण है कि जब भी भारत संयुक्त राष्ट्र संघ से और भी ऐसे खतरनाक आतंकवादियों घोषित करने की कोशिश करते हैं, तो चाइना उसमें क्या करती है, ट्वीटी कर देती है। चाइना ज़्यादातर इस मामले को दबाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये चैप्टर आप लोगों को। और चैप्टर जब आप तक पढ़ेंगे नहीं, आपको कोई भी वीडियो समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को समझने के लिए आपको ये चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश। ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। जय